नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका। दर्शकों, मिशन हेल्थ कार्यक्रम का उद्देश्य आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, साथ ही उन योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी देना है जो आपके लिए लाभकारी हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो भी आपको जागरूक करेगा। जी हाँ, आज का कार्यक्रम का हमारा विषय है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी अस्पताली कचरा प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, जिस तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है उसी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं बीमार और बीमारियां, और उनके इलाज के लिए सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल लगातार खोले जा रहे हैं जहां मरीजों का इलाज किया जाता है। मरीजों के इलाज में जो भी इंजेक्शन, ग्लूकोज की बोतलें, दवाइयों के रैपर आदि जो इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाते हैं और उनका निस्तारण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। तो डॉक्टर साहब से आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं या आपकी कोई शंका है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-407-6802। और इसके साथ ही आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये है बायोमेडिकल वेस्ट, इसका तात्पर्य क्या है, और थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं है। जी, जैसे हमारे घरों में कचरा उत्पन्न होता है तमाम गतिविधियों में, चाहे वो किचन का कचरा हो या और म्युनिसिपल वेस्ट हो, उसी तरह से अस्पतालों में भी जब हम जाते हैं, चाहे वो ओपीडी के मरीज़ हों या हमारे जो भर्ती वाले इंडोर के मरीज़ हों, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, यहाँ तक कि जो हेल्थ कैंप्स लगते हैं वहाँ पर भी, या ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं वहाँ पर भी एक कचरा उत्पन्न होता है। ये दवाइयों के रैपर, जैसे आपने बात की, कैथेटर्स, पट्टियाँ, रुई, खून से सनी हुई बोतलें या जो ट्यूबिंग्स हैं वो रहती हैं। ह्यूमन वेस्ट भी डेवलप होता है। तो ये सारा कचरा जो है वो पूरे समाज को, वातावरण को पोल्यूट करता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है उससे ज़्यादा खतरनाक है जी। इसलिए जो है इसका प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए आज हम लोग चर्चा पर यहाँ एकत्र हुए जी। डॉक्टर साहब, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का नियम ये कब बना और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वातावरण के पोल्यूशन से संबंधित नियमों की शुरुआत 80 वाले दशक में हो गई थी। 1998 में BMW मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स का निर्माण हुआ और उसके बाद 2016 में इनमें परिवर्तन किए गए और अभी भी हम इनको इम्प्रूव कर रहे हैं लगातार। 17 और 18 में भी इसमें जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं, तो जिनके आधार पर अब हम निस्तारण कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, अगर इसका निस्तारण ठीक ढंग से ना किया जाए तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बायोमेडिकल वेस्ट किसके लिए हानिकारक है। हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं, हमारे जो मरीज़ हैं और समाज, हर कोई, और ख़ास तौर से जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा कचरा हमारा उठाते हैं, ये सभी लोग जो हैं इस बायोमेडिकल वेस्ट का जो है उनको ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए जो है इसका निस्तारण उचित ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब वो इसको इकट्ठा करते हैं उसी समय क्या उसमें से कुछ गैस वगैरह निकलती है? क्या चीज़ जो है होती है जो उनको नुकसान कर सकती है? अलग अलग कचरा अलग अलग तरह से, केमिकल इसमें कचरा है, कुछ जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ में इन्फेक्शंस भी हैं। ह्यूमन वेस्ट है, जैसे कभी एम्पुटेशन किया तो कोई अंग हो सकता है, कोई जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें एक फीटस भी हो सकता है। तो ह्यूमन वेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है और उसका प्रबंधन अगर हम नहीं करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से HIV का खतरा है, हेपेटाइटिस B का खतरा है, तमाम कार्सिनोजेंस भी इसमें डेवलप होते हैं, तो कैंसर का भी खतरा हो सकता है जी। बड़ी भयंकर बीमारियों का इससे खतरा है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर बनारस से हमें फ़ोन कर रही हैं, ममता जी। हेलो
हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि ये जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, और जो दूसरी वाली सिरिंज होती है वो हमने सुना है कि लोग रीयूज कर लेते हैं। रीयूज ना करें या उनको इसी तरह फेंक दिया जाता है तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उनके चुभ जाती है और HIV का जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खतरा बढ़ जाता है। तो मैं जानना चाहूंगी कि सिरिंज को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और अगर एंटीबायोटिक एक्सपायर कर गई हैं तो उनका डिस्पोज ऑफ कैसे करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका है सिरिंजेस के बारे में। दो तरह की सिरिंजेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऑटो डिसेबल सिरिंजेस हैं और एक डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं। ऑटो डिसेबल सिरिंजेस जो हैं वो तो दोबारा से यूज़ नहीं की जा सकती, जैसा आपने कहा कि रीयूज़ किया जा सकता है, तो उनका इस्तेमाल दोबारा से नहीं किया जा सकता। जो सरकारी अस्पताल हैं या हमारे जो हेल्थ कैंप्स लग रहे हैं उनमें टीकाकरण के लिए खासतौर से AD सिरिंजेस, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो रीयूजेबल सिरिंजेस हैं उनमें भी हम लोग जो हब कटर है उससे उसके निडल पार्ट को काट देते हैं, और निडल पार्ट का जो डिस्पोजल है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, प्लास्टिक पार्ट का डिस्पोजल डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो इन दोनों को काटना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर अपने सभी जो दर्शक बंधु हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर भी इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो अपने सामने, या फिर कभी कभी आप कोई ब्लड चेकअप कराने जाते हैं तो उस समय अपने सामने उस सिरिंज को जो है खुलवाएं और तभी उससे अपना ब्लड जो है चेक कराएं, या इंजेक्शन लगाना हो तो नई सिरिंज का ही इस्तेमाल हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके डिस्पोजल के लिए उसको प्रॉपर तरह से हम लोग जो बिन्स होती हैं उनमें लाल रंग की एक पॉलीथीन वाले बिन में हम डाल देते हैं, और उसका जो रैपर है उसको हम ब्लैक बिन में डाल देते हैं, और इस तरह से फिर फर्दर उसका डिस्पोजल किया जाता है। ममता जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इससे जागरूक हुए होंगे कि जब भी अगर उन्हें खून देना है या कोई चेकअप कराना है तो नई सिरिंज का ही इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस बारे में बताइए कि किस तरह की बीमारियां इन अवशिष्ट पदार्थों से जो ये निकलते हैं, अस्पतालों से कचरा निकलता है, उससे फैल सकती हैं। अभी जो आपके कॉलर थे उन्होंने भी कहा कि HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, तमाम तरह के और भी इन्फेक्शंस हैं। इवन एप्सिस जो बहुत सारे पहले हो जाते थे कि जो है किसी ने टीका लगाया और उसके बाद एक जो है घाव बन गया, पक गया, तो वो भी इसी वजह से होता था कि वो प्रॉपर तरीके से उसको जो है डिसइंफेक्ट नहीं की गई सिरिंज। तो इसीलिए आजकल हम लोग जो है ऑटो डिसेबल सिरिंजेस या डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केवल एक ही बार इस्तेमाल की जाती है, दोबारा अगर इसको लगाते हैं तो ये खतरा है। लेकिन अगर इस सिरिंज को बिना निडल काटे हम डस्टबिन में डाल देते हैं और रैक पिकर्स, ये जो हमारे कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उसको बीनते हैं तो उस समय उनके हाथ में प्रिक कर सकता है, और वो इन्फेक्शन जो हम किसी को भी हो सकता है तो उस रैक पिकर को भी हो सकता है। तो हमारे लिए जो ये स्वीपर्स हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक हमारे जागरूक दर्शक और हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदू मिश्रा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं उसमें टिकिया हो या सीरप हो, ऐसी चीजें, तो क्या ऐसी कुछ चीजें उसमें हमारे निकल सकती जो हमारी खेती में जैविक खाद बनाने में उपयोग आ जाएं? डॉक्टर साहब को आपकी आवाज़ जो जी वो पूछ रहे हैं जो एक्सपायरी दवाएं हैं, एक्सपायरी हो जाती हैं, तो क्या इनका कुछ ऐसा इस्तेमाल हो सकता है कि ये खाद के रूप में इस्तेमाल हो सके? डिस्पोज करें उनको, कहाँ पे मिट्टी में गाड़ें, क्या करें? दरअसल एक्सपायरी आप जिन दवाओं की बात कर रहे हैं घरेलू स्तर पर, तो घरेलू स्तर पर तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि ज़मीन में गाड़ दें, लेकिन हर दवा को आप इस तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स भी हैं जी, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ही हानिकारक हैं। जब ये बल्क में परचेज की जाती हैं अस्पतालों के द्वारा, तो अस्पताल जो हैं इन दवाइयों को, जिन कंपनीज ने इसको निर्मित किया होता है उन्हीं को वापस भेजते हैं और वो उनके द्वारा उसका डिस्पोजल किया जाता है। हम लोग अपेक्षा करते हैं अस्पतालों से कि वो पर्याप्त मात्रा में ही खरीदें, ऐसा ना हो कि अनावश्यक उसको वेस्ट करें। और क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं, कुछ रेडियो एक्टिव दवाइयाँ भी हैं जो कि जो है मतलब अगर हम ऐसे ही ज़मीन में गाड़ देंगे या कहीं पर भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो उससे रेडियो एक्टिविटी भी फैल सकती है। तो बहुत जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसका प्रबंधन जो है कि बिल्कुल अलग ही ढंग से किया जाना है। इसको सार्वजनिक तौर पे समझाना संभव नहीं होगा, तो इसको प्रॉपर तरह से डिस्पोजल ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, अभी इसी विषय पे हम और जानकारी लेंगे और दर्शकों फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज का विषय हम आपको एक बार फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी अस्पताली कचरा प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रदूषण के स्तर को, जो ये वेस्ट निकलता है, किस स्तर तक बढ़ा सकता है? बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ख़ास तौर से लिक्विड वेस्ट भी इसमें हमारे साथ में है, तो जो हमारा वाटर पोल्यूशन भी ये करता है। और मैंने कुछ देर पहले भी आपको बताया कि कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हम अपने ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, हायर लेवल ट्रीटमेंट में, तो रेडियो एक्टिविटी भी फैला सकता है। तो इसलिए प्रबंधन बहुत ही जो निस्तारण के नियम हैं उनका पालन करके ही किया जाना चाहिए, अन्यथा जो है पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, इस सेग्रीगेशन से क्या तात्पर्य है? सेग्रीगेशन बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट को गीले और सूखे कचरे में अलग करने की बात आजकल चल पड़ी है, उसी तरह से हम तमाम तरह के ह्यूमन वेस्ट को, केमिकल वेस्ट को, लिक्विड वेस्ट को, म्यूनिसिपल वेस्ट को, जो अस्पताल में तमाम अलग अलग तरीके के कचरे पैदा हो रहे हैं, उनको अलग अलग तरह के बिन्स में हम एकत्र करते हैं। जैसे जो ह्यूमन वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, उसको हम पीले रंग के पैकेट में अलग करते हैं। इसी तरह से कांच का जो कचरा है, तो डिफरेंट उसके लिए अलग लाल, पीले, काले, और एक प्लास्टिक का सफ़ेद जो है इम्पर्वियस कंटेनर होता है जिसमें हम नीडल्स वगैरह का करते हैं, अलग करते हैं ताकि इसका प्रॉपर ढंग से निस्तारण किया जा सके। और डॉक्टर साहब, डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं? डिसइंफेक्शन वो उपकरण जिनको हमें बार बार यूज़ करना होता है। अस्पताल में जब आपको ऑपरेट किया जाता है तो ऑपरेशन के बाद उन्हीं उपकरणों को दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं और स्लाइस करते हैं ताकि दूसरे लाभार्थी को उसी उपकरण से सेवा दी जा सके। डॉक्टर साहब, क्या डिसइंफेक्शन घर में भी कर सकते हैं लोग? शुरुआती दौर में कुछ उपकरणों के लिए, जैसे पहले कांच की सिरिंजेस होती थी, तो उसको घरों में भी हम लोग उबाल के यूज़ करते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। अब आपके पास जो है डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, ऑटो डिसेबल सिरिंजेस हैं, उनका इस्तेमाल करें। घर पे इसका करने की आवश्यकता नहीं है और उचित भी नहीं है। अगर प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं होगा तो कई बार आप उसका नुकसान भी उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो मेडिकल वेस्ट ये निकलता है, इसके लिए जनता किस तरह से जागरूक हो कि इसको जो है, इसका निस्तारण किस ढंग से किया जाए कि ये नुकसानदेह भी ना हो और वो ख़त्म भी हो जाए? सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सामने, जैसे घर के कूड़े को सब जगह नहीं डालते हैं, वैसे ही अस्पताल में भी किसी भी कूड़े को कहीं भी पड़ा हुआ मत देखिए। अगर आप अस्पताल में हमारे आए हैं, चाहे सरकारी में या प्राइवेट में, तो हर जगह पर आप प्रयास करें कि जिन लोगों के द्वारा ये कचरा जनरेट हो रहा है, मान लीजिए कोई वार्ड बॉय या स्टाफ नर्स पट्टी कर रही है, तो पट्टी के बाद जो भी हमारा कूड़ा हुआ है तो वो जो है प्रॉपर बिन में उसको डाल दिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। या जैसे बात हुई कि जो सिरिंजेस हैं उनका इस्तेमाल प्रॉपर ढंग से हो, ऐसा ना हो कि वो जो इस्तेमाल की हुई सिरिंज है वही दोबारा से उसको यूज़ कर लिया जाए। तो अगर ये थोड़ा सा आप जागरूक रहेंगे और उसका प्रॉपर निस्तारण अगर हो गया है, प्रॉपर मतलब अगर वो वेस्ट की तरह से जनरेट हुआ है तो वो डस्टबिन में चला जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया है तो ठीक नहीं है। आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि किस वाले बिन में डालना है, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो बिन में गया है तो धीरे धीरे हम लोग लगातार ट्रेन भी कर रहे हैं अपने स्टाफ को, तो वो प्रॉपर बिन में ही जाएगा। प्रॉपर बिन में जाएगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ी हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताइए? बुलंदशहर से बोल रही हूँ, मनोरमा देवी। मनोरमा देवी जी, बुलंदशहर से। डॉक्टर साहब, मैं बुलंदशहर से मनोरमा जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ हमें अच्छे से मिल सके। जी जी, टीवी, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पाएगी। आप पहले टीवी अपना, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेलो मनोरमा जी, आपको आवाज़ मिल रही है? टीवी की आवाज़ अब मिली है मेरे को। जी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, मिल रही है मेरे को आपकी आवाज़। अभी भी आपने अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम नहीं किया है। आपके डॉक्टर से मेरा ये प्रश्न है कि जो सबस्टैंडर्ड, आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल नहीं मिल रही है मनोरमा जी। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस तरह की बीमारियां और फैल सकती हैं अगर ये निस्तारण इसका कायदे से नहीं किया जाता बायोमेडिकल वेस्ट का? हमने पूर्व में भी बात की कि जो HIV है, जो हमारा एड्स
हम जिसके बाद में HIV से आगे जाते होता है, हेपेटाइटिस B है, पीलिया तमाम तरह का होता है, B, C, डेल्टा, तो ये सारे हेपेटाइटिस हो सकते हैं। इसके अलावा कार्सिनोजेंस भी हैं कुछ हमारी औषधियों में, कुछ वेस्ट ऐसे भी हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं जो थोड़ा बहुत समझ पा रहा था, जो हमारे दर्शक पूछना चाह रही थी, वो ये जानना चाह रही थी कि क्या उपकेंद्रों पर भी बायोमेडिकल वेस्ट की बात होती है। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो उपकेंद्र हो या जो हमारे सत्र होते हैं टीकाकरण के ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेस्ट डेवलप होता है और उसका भी निस्तारण प्रॉपर ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। पता चला किसी बच्चे को टीका लगाने के बाद सिरिंज को अगर वहीं पर फेंक दिया गया तो उन सिरिंजेस से भी जो वहाँ के गाँव में बच्चे खेल के जो है चोट लगा सकते हैं और उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। हमें नहीं पता कि जो लाभार्थी को हमने लास्ट बार टीका लगाया है उसको कोई बीमारी है या नहीं है। तो अगर किसी इन्फेक्टेड सिरिंज से किसी दूसरे बच्चे को कोई प्रिक होती है तो भी ये खतरा है। बहुत खतरे की बात है। तो आप के अगर अभी कोई सवाल बाकी हैं तो उनको तैयार कर लीजिए हमसे पूछने के लिए। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं मिशन हेल्थ में एक और ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जब सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन लगाने में, तो क्या उसको लगाने के बाद उसके ऊपर कैप लगा देनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपका है। यहाँ पर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सिरिंजेस का निस्तारण करने से पहले उनकी निडल्स को काट दिया जाता है। तो आइडियल कंडीशन है कि उनकी निडल्स को काट देना चाहिए ताकि उनको रीयूज ना किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा खतरा है उनको रिकैप करने में। अगर हमारा स्वास्थ्य कर्मी भी उसको रिकैप कर रहा है और वो निडल प्रिक इंजरी उसको हो जाती है, तो ये उतनी ही खतरनाक है जितनी कि किसी व्यक्ति को रीयूज ऑफ सिरिंज है। तो इसलिए कभी भी रिकैप नहीं किया जाना चाहिए सिरिंजेस को। उनको हब से काट के उनकी निडल को अलग और प्लास्टिक पार्ट को अलग जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। चाहे वो आप अस्पताल में उसका इस्तेमाल कर रहे हो या घर में आपने इंजेक्शन लगवाया है, तो भी ये काम ज़रूर करना चाहिए कि निडल को ऊपर से काट दिया जाए। आइडियली जो आपको इंजेक्शन लगाता है, ही शुड कैरी हब कटर एंड प्रॉपर वे टू डिस्पोज ऑफ दैट सिरिंज। उसको मतलब अगर निडल को जो है आपने कैप करने का प्रयास किया और आपको या जिसने सिरिंज से इंजेक्शन लगाया है उसको इंजरी हुई, तो वो उनके लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही खतरा है जितना कि रीयूज़ करने पर किसी दूसरे को इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। डॉक्टर साहब, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का नियम क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण का जो नियम 2016 में बना है, इसमें जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कचरा, यानी कि जो हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, इन सबको जिम्मेदार बनाया गया है कि वो अपने कचरे का प्रबंधन और निस्तारण प्रॉपर ढंग से करें, प्रॉपरली सेग्रीगेट करके और कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक उसको पहुंचाएं। और वहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर उसका जो है सही ढंग से निस्तारण किया जाए। अगर वो केमिकल वेस्ट है तो उसका उस तरह से निस्तारण किया जाए, प्लास्टिक वेस्ट है तो उस तरह से, ह्यूमन वेस्ट है तो मतलब इंसिनरेशन करना है या क्या व्यवस्था करनी है, उसके लिए सब नियम तय हैं। और किस कलर कोडेड बिन में कौन सी चीज़ डालनी है, इसके लिए भी वो नियम तय कर दिए गए हैं ताकि कचरा जो है वो मिले नहीं और पता चला वो पूरे कचरे को एक समान रूप से इन्फेक्टेड ना कर दे। इसलिए जो है इस नियम की संरचना की गई है। डॉक्टर साहब, गोंडा से मुस्कान पांडे जी का फ़ोन है। हेलो हेलो। हाँ मुस्कान जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम, मुस्कान पांडे बहराइच से बोल रहे हैं जी। मैम, ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो हॉस्पिटल में इंजेक्शन बॉटल्स, लिक्विड, टैबलेट्स, ये सब निकलता है वहाँ का कचरा, तो ये सब किस प्रकार से नष्ट करना चाहिए? जला के नष्ट करना चाहिए या ऐसे गड्ढे में पात करके नष्ट करना चाहिए? बहुत छोटी कॉलर है हमारी। आवाज़ से लग रहा है कि कॉलर छोटी है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है और महत्वपूर्ण है। देखिए, जो आपने कहा कि गड्ढे में डाल के करना चाहिए, तो गड्ढे की व्यवस्था अब लगभग समाप्त कर दी गई है। वो केवल उन्हीं जगहों पर लागू है जहां पर हम उसका प्रॉपर निस्तारण नहीं कर सकते हैं या वहां से जो बायोमेडिकल वेस्ट की लिफ्टिंग नहीं की जा सकती है। मतलब बहुत ही इंटीरियर इलाकों में, किसी उपकेंद्र में अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तब हम वहाँ पर आपको ये राय देंगे कि आप गड्ढे में निस्तारण करें। अन्यथा प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, जैसे मैंने बताया कि लाल, पीले और सफ़ेद और नीले अलग अलग बिन्स में उनको डाल के, और उसके बाद जो है जो कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी है वहाँ से 24 घंटे में अगर ज़्यादा वेस्ट डेवलप हो रहा है, नहीं तो 48 घंटे में इस वेस्ट को लिफ्ट कर लिया जाएगा और वहाँ पर इसका प्रॉपर ढंग से जो है निस्तारण किया जाएगा। हर वेस्ट के निस्तारण की एक मैकेनिज़्म
डिफाइन है नियम में और उसी का पालन किया जाता है। तो ये लोकल लेवल पे कोई भी डिस्पोजल नहीं किया जाता है। इंसिनरेटर्स जो जलाने की बात है तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी आग लगा दें और कचरा को जला दें, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी फ्यूम्स, ऐसी मतलब धुआं ऐसा क्रिएट होगा जो कि बहुत ही विषैला होगा और कैंसर जैसी बीमारियों को भी वो न्योता देगा। तो ऐसा कभी भी जो दवाइयाँ हैं या सिरिंजेस हैं इनको आप कहीं भी जलाएं नहीं। इसको प्रॉपर ढंग से निस्तारण बहुत ज़रूरी है। मुस्कान जी, आप बहुत छोटी और जागरूक दर्शक हैं। प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि हमारे और दर्शक अगर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें फ़ोन करें। लेकिन अभी हम लेते हैं मिशन हेल्थ में एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग कलर्स की पन्नियां हैं, उनमें डालने की व्यवस्था है, लेकिन अगर घर में जो लोग दवाइयों का या किसी भी तरह की और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो पट्टियां वगैरह निकलती हैं, तो उसका निस्तारण कैसे किया जाए? देखिए, जो आज का विषय है वो बेसिकली अस्पतालों के लिए है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा निकलता है। आपके घर पे अगर कुछ निकलता है तो कुछ ग्राम्स में वो वज़न करेगा, तो उसकी उतनी ज़्यादा मात्रा नहीं है। फिर भी कोई भी निडल या जो कांच टूटा हुआ है उसको ऐसे ही डिस्पोज ऑफ ना करें, मतलब प्रॉपर ढंग से करें ताकि किसी रैग पिकर को या जो सफाई कर्मी है उसको हानि ना पहुँचे। अन्यथा आप कोई विशेष ऐसा प्रयास नहीं कर सकते। यदि कचरा बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो निकटवर्ती अस्पताल में आप जाके उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो अस्पतालों में कचरा जनरेट हो रहा है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो समाज के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसका डिस्पोजल बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है? प्रबंधन में सबसे पहले जब भी वो जनरेट हो रहा है आपका कचरा, तो उसको सही ढंग से एक हम सेग्रीगेशन जैसे कह रहे हैं, पृथक्करण, अलग कर लें उसको, ताकि जो है वो सब मिल ना जाए। एक्चुअली अस्पतालों में भी जैसे आपने एक सिरिंज को फाड़ा और उसका जो रैपर है या दवाई का रैपर है तो वो इतना ख़तरनाक नहीं है। लेकिन जो खून से सना हुआ हमारा ट्यूबिंग है या इंजेक्शन है खून का लगा हुआ, या हम लोग जब सैंपल देते हैं तो हम कुछ वायल्स में उसको रखते हैं, तो वो सारी वायल्स बहुत ख़तरनाक हैं। या कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारे कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ वाली चीज़ें हैं, तो ये मिले नहीं, इनको सबसे पहले सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनको सही ढंग से उठान, मतलब अगर अस्पताल में बहुत ज़्यादा लोड है तो विदिन 24 आवर्स इट शुड रीच द फैसिलिटी जहाँ पर इसका डिस्पोजल होना है, और अगर तो उससे कम है तो कम से कम मतलब अधिकतम 48 घंटे 48 घंटे से ज़्यादा ये उस फैसिलिटी पर ना रहे, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ पर जब पहुँच जाता है जहाँ पर इसका डिस्पोजल किया जाता है तो वहाँ की व्यवस्थाएँ तय हैं कि किस चीज़ को इंसिनरेट करना है। जैसे प्लास्टिक है तो उसको हम डिसइंफेक्ट करके और उसको रीयूज़ में मतलब इस्तेमाल करा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सही ढंग से निस्तारण करें, अन्यथा ये बायोमेडिकल वेस्ट हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक से डॉक्टर साहब, क्या इसके लिए कोई नियम भी ऐसे बनाए गए हैं या कुछ सज़ा का प्रावधान वगैरह भी रखने का है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सतत निगरानी करता है इन पर, जो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल जो है वो लगातार निगरानी करता है। तो अगर कोई अस्पताल अपने कचरे को सही ढंग से निस्तारित नहीं कर रहे हैं तो कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं, जिसमें जो है सज़ा का भी मतलब आर्थिक और जेल का भी व्यवस्था की गई है। तो इसलिए जो है चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सभी जगह बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण जो मापदंड तय किए गए हैं, निर्धारित नियम कानून हैं, उनके अनुसार ही किया जाना चाहिए। अन्यथा जो है मुझे लगता है कि यहाँ मुझे कहना उचित प्रतीत होता है कि केवल कानून के डर से नहीं, हम एनवायरनमेंट में अगर कुछ अव्यवस्था फैला रहे हैं तो वो हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को ही हानिकारक होगा। अगर हमने किसी दूसरे को इन्फेक्शन दिया है तो वही इन्फेक्शन ट्रैवल करके हमारे परिवार को भी मिल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण प्रॉपर ढंग से करें। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आता है कि लोग जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं, ये कितना उचित है? क्या इसमें कुछ चीज़ें नष्ट होने वाली होती हैं कि सब प्रदूषण ही फैलाती हैं? देखिए, ज़मीन में गाड़ने की व्यवस्था केवल उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर ढंग से होना संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते,
पास्ट में हम ऐसा करते रहे हैं, उपकेंद्रों में आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन ये व्यवस्था हर जगह नहीं की जा सकती। आजकल आप देखेंगे कि कूड़ा जो हम म्यूनिसिपल वेस्ट है उसके भी निस्तारण के लिए लैंडफिल्स की अब कमी हो गई है। अब जो है रोड्स पे कूड़ा पटने लगा है, तो अब वो गड्ढे खोद के निस्तारण का समय नहीं रह गया है। इस वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने का समय आ गया है और उसके लिए जो नियम बना है उसका पालन करें, सेग्रीगेशन करें और ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर इसका प्रॉपर ढंग से निस्तारण करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और अब क्योंकि कार्यक्रम का समय कम है, हम चाहेंगे एक छोटा सा संदेश इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अपने स्वास्थ्य कर्मियों से कहना चाहूँगा, जो क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी भी हमारे दर्शक होते हैं, कि बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नियम बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी इनका निस्तारण प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है और हमारे सभी दर्शक अगर कहीं भी ये पाएँ कि चाहे वो घरेलू कचरा हो या अस्पताली कचरा, अगर उसका निस्तारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएँ, लोगों से कहें, अनुरोध करें और निश्चित रूप से आपका थोड़ा सा प्रयास भी बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, तो ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम। और अब चलते चलते दर्शकों, चलते चलते में आज का हमारा प्रश्न आप नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बायोमेडिकल वेस्ट का सुचारू रूप से निस्तारण न होने या खुले में डालने का क्या खतरा होता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और अस्पताली कचरे के बारे में इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हमारे दर्शकों ने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दर्शकों ने हमें प्रश्न हमसे पूछे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए कार्यक्रम आप मिशन। नमस्कार।